हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 इंग्लिश स्टार्स उसका लास्ट चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसके अंदर दो कहानियां हैं छोटी छोटी। एक है जित कला सा के द्वारा लिखी हुई और एक है बामा के द्वारा लिखी हुई, है ना। और ये जो दोनों लेखिकाएं हैं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए। इन्हीं के संघर्षों की कहानी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, तो देखो ये जो पिक्चर है ये जित कला सा की है ना। और इसमें नीचे आएगा सेकंड जो स्टोरी है वो बामा की है। दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन from marginalized communities who look back on their childhood and reflect on their relationship with the mainstream culture। तो ये जो यूनिट है ये हमें प्रेजेंट करती है, हमारे सामने उपस्थित करती है ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स, जो आत्मकथा होती है उसके दो एपिसोड हैं फ्रॉम द लाइव्स ऑफ टू वुमेन, दो महिलाओं के जीवन से। और वो दो महिलाएं किससे बिलोंग करती हैं? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, है ना। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ किसको बोलते हैं? ऐसे समुदाय जो हाशिए पर स्थित होते हैं। हाशिए का मतलब जानता है आप? जैसे ये आपकी कॉपी होती है ना। जैसे इस तरह का ये पेज है आपकी कॉपी का, ठीक है ना। तो इस तरह का ये इतना हाशिया होता है ना यहाँ पे, और फिर इतने हिस्से में हम लिखते हैं, इस तरह से लाइनें होती हैं। तो ये जो है ना, इसका मतलब क्या है कि वो समाज की जो मुख्य धारा है उसमें शामिल नहीं होते हैं, समाज से वो वंचित होते हैं। समाज के जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनमें उन्हें हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होती है। उनका जीवन बहुत कष्टों भरा होता है ना। तो वंचित समुदाय से बिलोंग करती हैं। हु लुक बैक ऑन देयर चाइल्डहुड, जो वो अपने बचपन की ओर पीछे मुड़ के देखती हैं। एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप, और चिंतन करती हैं उनके संबंध का विद द मेन स्ट्रीम कल्चर, जो समाज की मुख्य संस्कृति है, मुख्य धारा की जो संस्कृति है, जो बहुसंख्य लोग जो होते हैं उनसे उसकी वो तुलना करती हैं। द फर्स्ट अकाउंट इज़ बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमेन बॉर्न इन द लेट 19th सेंचुरी। अब देखो यहाँ पे अमेरिकन इंडियन वुमन, तो इंडियन का मतलब भारतीय नहीं समझना है हमें इसे, है ना। भारतीय से इसका कोई लेना देना नहीं है। इंडियन का मतलब होता है जो मूल प्रजाति होती है ना। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में बहुत सारे लोग यूरोप से जाके बसे हैं वहाँ, लेकिन जो मूल अमेरिका के जो लोग हैं उनको क्या बोलेंगे हम? इंडियन अमेरिकन बोलेंगे, है ना। तो ये अमेरिकन इंडियन वुमेन हैं जिनका जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। लेट के जो ईयर्स होते हैं बाद वाले। द सेकंड इज़ बाय ए कंटेम्प्रेरी तमिल दलित राइटर। और जो सेकंड है, जो सेकंड अकाउंट है इसके अंदर, जो सेकंड पार्ट है इसका, वो एक समकालीन, है ना, अभी भी हैं ये तमिल दलित राइटर हैं ये, है ना। दलित समुदाय से बिलोंग करती हैं और जो भारत के अंदर जो तमिलनाडु राज्य है उसकी रहने वाली हैं ये। पहले वाली का फुल नेम है गर्टिट्यूड सिमोन्स बोनेन, है ना। जैसे कि क्या नाम उन्होंने बाद में फिर इस नाम से लिखने लगी, वो जित कलासा के नाम से। तो एक्चुअल नाम इनका ये था, गर्टिट्यूड सिमोन्स बोनेन, बॉर्न 1876। तो देखो ये 19वीं शताब्दी यानी 1801 से लेके और 1900 तक का जो वो होता है वो 19वीं शताब्दी होती है। तो 1876 तो लेट हो गया कि नहीं हो गया? ये लास्ट वाला जो 3/4 है उसमें से। वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड एंड एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वोमेन। तो ये एक बहुत ही असाधारण प्रतिभाशाली और शिक्षित मूल अमेरिकी महिला थीं। हु स्ट्रगल्ड एंड ट्रायम्फ्ड, जिन्होंने संघर्ष किया और विजय भी हासिल की। इन ए टाइम, ऐसे समय में, व्हेन सीवियर प्रिजुडिस प्रिवेल्ड, जिस समय बहुत ज़्यादा समाज के अंदर क्या थी? भेदभाव था, प्रिजुडिस थी, पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे लोग। टूवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वुमेन, जो मूल अमेरिकन संस्कृति थी उसके प्रति और जो वहाँ की महिलाएं थीं उनके प्रति लोग प्रिजुडिस रखते थे बहुत ज़्यादा, है ना। उनको बहुत वैसी दृष्टि से देखते थे, हीन दृष्टि से देखते थे।
एज ए राइटर, एक लेखक के रूप में, सी अडॉप्टेड द पेन नेम जितकला सा। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने ये वाला नाम धारण कर लिया, जितकला सा। एंड इन 1900 बिगेन पब्लिशिंग आर्टिकल्स, और उन्होंने 1900 में आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू कर दिया, लिख लिख के पब्लिश कराना शुरू कर दिया, क्रिटिसाइजिंग कार्लाइल इंडियन स्कूल। अब देखो फिर वापस, ये इंडियन स्कूल मतलब भारतीय स्कूल नहीं है ये, है ना। तो ये कार्लाइल एक पेंसिल्वेनिया जो है ना अमेरिका के अंदर एक राज्य है, वहाँ पे ये जगह है है ना। तो कार्लाइल एक स्कूल था जहाँ पे नेटिव अमेरिकन्स पढ़ते थे, ठीक है। हर वर्क्स क्रिटिसाइज्ड डॉगमा, तो इन्होंने जो लेखन कार्य किया उसमें जो समाज में अंधविश्वास होते हैं, ठीक है ना, जो डॉगमा होता है, रूढ़िवादिता जो होती है, उसकी उन्होंने आलोचना की है। एंड हर लाइफ एज ए नेटिव अमेरिकन वुमन, और उनका एक मूल अमेरिकी महिला के रूप में जो उनका जीवन है, वाज डेडिकेटेड अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन, वो समर्पित था किसके लिए, जो इविल्स ऑपरेशन था, जो उत्पीड़न की जो बुराइयां थीं समाज के अंदर, जो महिलाओं के प्रति और जो दबे कुचला जो वर्ग होता है उसके प्रति जो उत्पीड़न होता है, उसके प्रति उन्होंने अपना पूरा जीवन क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था। उस प्रकार के वो लेख लिखा करती थीं। सेकंड है बामा, है ना। देखो ये जो महिला है ये बामा है ना, भारत के अंदर तमिलनाडु जो राज्य है उसकी रहने वाली हैं ये। बामा इज़ पेन नेम ऑफ तमिल दलित वुमन फ्रॉम ए रोमन कैथोलिक फैमिली। तो ये एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती हैं, और बामा भी इनका क्या है, पेन नेम है ना, और ये तमिल दलित वुमन है। सी हैज़ पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स, इन्होंने 3 मुख्य जो वो हैं इनकी ग्रंथ मान लो, या इनकी जो लिखी गई किताबें हैं वो इन्होंने पब्लिश करवाई हैं। पहली है एन ऑटोबायोग्राफी, एक आत्मकथा, कुरुक्कू ये नाम है इसका, कुरुक्कू, ये 1992 में छपी थी। एक नॉवल है इनका संगति, जो 1994 में छपा। एंड एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, और लघु कहानी संग्रह है जिसका नाम है किसुम्बुकरन, ये 1996 में छपा। द फॉलोइंग एक्सेप्ट हैज़ बीन टेकन, ये जो सेकंड पार्ट जो है इसका, ये जो अंश है ये लिया गया है किससे, कुरुक्कू से। तो कुरुक्कू क्या है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उससे लिया गया है। कुरुक्कू मीन्स पल्मेरा लीव्स, है ना, जो खजूर का वृक्ष होता है। जैसे ये देखो, ये इस तरह की, ये पल्मेरा खजूर के वृक्ष की वो हैं, ये पत्तियां हैं। तो कुरुक्कू का मतलब होता है खजूर के पेड़ की पत्तियां, विच विद देयर सेरेटेड एजेस, जिसकी 2 तीखी धार वाली क्या होती हैं, किनारे होते हैं, 2 किनारे होते हैं ऑन बोथ साइड्स, आर लाइक डबल एज्ड सोर्ड्स, है ना, ऐसा लगता है जैसे ये दुधारी तलवार हो। बाय ए फेलिसिटस पन का मतलब होता है वो जो लिखती हैं उनके अंदर एक ऐसा लहजा है ना, जो इन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से व्यक्त कर देता है। तो फेलिसिटस का मतलब होता है वेल चूजन और सूटेड टू द सर्कमस्टांसेस, यानी जो तत्कालीन स्थितियां थीं उनका बहुत ही सटीक वर्णन किया है उन्होंने, बहुत ही सुंदर लहजे में। तो ये द तमिल वर्ड कुरुक्कू कंटेनिंग द वर्ड करु एम्ब्रायो और सीड, है ना। तो करुक्कू के अंदर जो करु है, करु का मतलब होता है एम्ब्रायो, भ्रूण या बीज। ऑल्सो मीन्स फ्रेशनेस, न्यूनेस, जो कि एक ताजगी का और नवनिर्माण का प्रतीक होता है ना। तो देखो इसमें एक जिक्र आया था ना कार्लाइल स्कूल का, है ना। तो ये देखो इस तरह के, ये मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो आप, है ना। तो ये आप देख रहे हैं ना, ये बच्चे जो हैं ये नेटिव अमेरिकन्स हैं, है ना, मूल जो अमेरिकी हैं वो हैं ये ना। तो इनको इंडियन अमेरिकन बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो इंडियन मतलब भारतीय नहीं है ये, ठीक है ना, वहाँ के मूल निवासी हैं ये। तो इनके लिए एक स्कूल खोला गया था, ठीक है ना। ये तो मॉडर्न तस्वीर है इसकी, है ना। एक स्कूल खोला गया था, तो वो स्कूल क्यों खोला गया कि भाई इनको कुछ वैसा सिखाया जाए। उनकी ये भावना क्या थी, अब वो भगवान जाने सही थी या नहीं थी, कि भाई इनको, हालांकि इनको पढ़ा लिखा दिया जाए, है ना, ये गंवार हैं,
लेकिन उस प्रक्रिया में क्या होता है, जो मूल जो चीज़ें होती हैं उनकी, वो बेचारों की रह जाती हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जितकला सा के द्वारा लिखा गया है। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, लैंड ऑफ एप्पल्स का मतलब उनका जो स्कूल के अंदर जो पहला दिन था, ये कार्लाइल स्कूल। तो ये कार्लाइल स्कूल ऐसे बच्चों के लिए जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनके लिए खोला गया था, जहाँ पे ये कुछ क्या सीख जाएं, कुछ सभ्य तरीके सीख जाएं, ऐसे समझ लो आप ये, है ना। वहाँ के जो अमेरिकी कल्चर है, यूरोपियन की जो कल्चर होती है, उसको थोड़ा सा क्या हो जाए, वो सीख जाएं, ये उनका मिशन था। लेकिन होता ये है कि जब हम ये जो गरीब अनपढ़ लोग होते हैं बेचारे, उनसे जब इस तरह की चीज़ें उनको ज़बरदस्ती सिखाने की कोशिश करते हैं, जो उनका जो मूल होता है ना, जो उनका आनंद का स्रोत होता है, वो उनसे छिन जाता है। ठीक है। तो द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स बाज ए विटर कोल्ड वन। तो ये कह रही हैं कि जो मेरा पहला दिन था मेरे स्कूल में, वो बहुत ही बिटर कोल्ड था, बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ रही थी। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, क्योंकि ज़मीन पर अभी भी बर्फ़ जमी हुई थी। एंड द ट्रीज़ वर बेयर, और जो पेड़ थे वो बिल्कुल नंगे थे, क्योंकि बरसात की वजह से पत्तियाँ झड़ गई थीं, मतलब बर्फ़ पड़ने की वजह से पत्तियाँ क्या हो गई थीं, झड़ गई थीं। अ लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट की एक बहुत बड़ी घंटी बजी। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस, उसकी जो तेज़ ध्वनि वाली जो आवाज़ थी, है ना, जो धातु की ध्वनि ध्वनि होती है, क्योंकि वो जो बैल होती है वो किसी न किसी पीतल की या उस तरह के धातु की होती है, तो उसकी बहुत एक तीखी आवाज़ निकलती है उसमें से। वो जो आवाज़ थी, क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, एक जैसे इस तरह से ये तो घंटी लटक रही है ना, इस तरह से ये घंटी लटक रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके ऊपर एक वो होता है, स्ट्रक्चर सा होता है, जिसके अंदर ये इसको टांग देते हैं घंटी को, फिर यहाँ पे वो टन 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 बजाते हैं इसको। ठीक है। तो वो वेल फ्रे हो गया, वेल फ्राई या वेल फ्रे। ओवरहेड, उसके ऊपर। एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, तो वो जो तेज़ आवाज़ थी, तीखी कर्कश ध्वनि थी, वो उस वेल फ्रे जो उसके ऊपर था उसके अंदर और हमारे संवेदनशील कानों के अंदर वो टकरा रही थी। द अनोइंग क्लैटर ऑफ शूज़ ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस, है ना। अब वो जो फर्श थे, पक्के फर्श जो थे, उन पे बच्चों के जूतों की आवाज़ आ रही है टकराने की। अनोइंग क्लैटर, क्लैटर ऑफ शूज़, तो कुड़ुम कुड़ुम की जो आवाज़ थी चलते समय, कड़ंग कड़ंग इस तरह की आवाज़ आती है। ऑन बेयर फ्लोर्स, बेयर फ्लोर मतलब वो बिल्कुल नंगे फ्लोर्स थे। गेव अस नो पीस, उससे हमें कुछ शांति नहीं मिल रही थी, यानी हमें कोई खुशी नहीं हो रही थी। क्योंकि इनका पहला दिन था ये। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेस विद एन अंडर करेंट ऑफ मैनी वॉइसेज मर्मरिंग एज अननोन टंग मेड ए बेडलम विद इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड। है ना। अब इसमें अपन देखें क्या मतलब है इसका, कि जो ये स्कूल था कार्लाइल स्कूल, है ना, तो इसमें उनको बहुत तरह तरह की चीज़ें सिखाई जा रही थी। एक तरह से उनको ज़बरदस्ती उनके ऊपर अनुशासन थोपा जा रहा था, है ना, कि तुम्हें इस तरह से रहना है, इस तरह से रहना है, इस तरह से रहना है, ऐसे कपड़े पहनने हैं, इस तरह से भोजन करना है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेस, हार्श नॉइज मतलब वो उनको बड़े उसमें रफ तरीके से इन बच्चों को समझा रहे हैं, है ना, उनसे उनको एक तरह से आदेश दे रहे हैं। विद इन अंडर करेंट ऑफ मैनी वॉइसेस मर्मरिंग, और फिर होता क्या है, जब जो छोटे बच्चों से जब इस तरह की उनसे बर्ताव किया जाता है, ज़बरदस्ती उनको अनुशासन में रखने का, तो फिर वो बुदबुदाते हैं मनी मन, ठीक है ना। तो मनी मन या धीरे धीरे, बहुत बहुत धीरे, तो अंडर करेंट मतलब जो कोई देख ना सके, है ना। तो ऐसी जो है ना बड़बड़ाने की, बुदबुदाने की उनकी आवाज़ आती हैं, है ना। एन अननोन टंग, और वो क्या है, उनको, हाँ, अब जैसे वो अपनी कोई निजी भाषा बोलते थे, तो उनको ज़बरदस्ती क्या सिखाई जा रही थी, इंग्लिश सिखाई जा रही थी, ठीक है ना। तो इस वजह से मेड ए बेडलम विद इन विच, एक तरह से कन्फ्यूज़न सा हो गया, चारों तरफ एक अव्यवस्था सी फैल गई, जिसमें कि मैं सिक्योरली टाइड थी, मैं बहुत तरह से, पूरी तरह से मैं फंस चुकी थी, एक तरह से मैं पूरी तरह से जकड़ी जा चुकी थी मैं, ये ऐसा जितकला सा कह रही हैं। एंड दो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम ऑल वाज यूजलेस। तो ये कह रही हैं, क्योंकि मेरी जो आत्मा थी,
है ना, वो संघर्ष करते करते लॉस्ट फ्रीडम, है ना, अपनी जो खोई हुई स्वतंत्रता थी उसके लिए संघर्ष करते करते टूट चुकी थी, फट चुकी थी, है ना, नष्ट हो चुकी थी। इसलिए ये जो बुदबुदाना, बड़बड़ाना, इस तरह का सब चीज़ क्या थी, व्यर्थ थी, क्योंकि वहाँ का जो अनुशासन था वो बहुत कठोर अनुशासन था। ए पेल फेस वुमन, एक गोरे रंग की महिला, गोरे रंग के चेहरे वाली महिला, विद वाइट हेयर, जिसके कि सफ़ेद बाल थे, केम अप आफ्टर अस, हमारे पीछे आई। वी वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स, हमको एक गर्ल्स की लाइन के पीछे लगा दिया गया। हु वर मार्चिंग इन टू द डाइनिंग हॉल, जो डाइनिंग हॉल की ओर जा रही थी खाना खाने के लिए। दीज वर इंडियन गर्ल्स, तो वही ये इंडियन मतलब भारतीय लड़कियां नहीं थी, ये वही मूल अमेरिकी लड़कियां थीं। इन स्टिफ शूज़, उनके जूते थे वो बहुत कठोर थे। एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस, और उनकी जो ड्रेसेस थी वो बिल्कुल बॉडी से उनकी से चिपकी हुई थी, बहुत टाइट कपड़े उन लोगों ने, बच्चियों ने पहन रखे थे। द स्मॉल, अब टाइट का मतलब ये भी हो सकता है कि उनको एक बार बनवा देते हैं, और गरीबी तो होती है, बाद में फिर उसी ड्रेस को बच्चा पहनता रहता है। अब बच्चे का विकास तो होता है, बॉडी उसकी ग्रो करती है ना, लेकिन वो ड्रेस थोड़ी ग्रो करेगी, तो इस तरह से वो टाइट होती चली जाती है। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स, छोटी लड़कियों ने स्लीव वाले एप्रन पहन रखे थे, एप्रन मतलब ओवरकोट जैसे होता है वो पहन रखे थे, जिसमें बाहें थीं उसके अंदर। एंड शिंगल्ड हेयर, शिंगल का मतलब होता है सिंगल का मतलब होता है जैसे बॉयज़ वाले बाल, ऐसे समझ लो। लड़कियां नॉर्मली कैसे बाल रखती हैं, बड़े बाल रखती हैं, लंबे बाल रखती हैं, है ना, और कई बार कुछ लड़कियां जो है ना उस तरह के बाल कटवा लेती हैं लड़कों जैसे, ठीक है ना, तो बहुत छोटे बाल एक तरह से ऐसे मान लो, तो उनको सिंगल्ड हेयर बोलते हैं। देखो इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ, सिंगल्ड हेयर आगे है साइड में, ये रहा, यस देखो, है ना, ये जो बाल हैं ये कैसे हैं, बॉयज़ हैं एक तरह से, इनको सिंगल्ड हेयर बोलते हैं हम। एज आई वॉकड नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेजन्स, तो ये मोकेजन्स इसके इस तरह के जूते थे ये, जितकला साके, तो ये कह रही हैं मैं बिना शोर किए हुए अपने मोकेजन्स में चल रही थी। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर फॉर माई ब्लैंकेट्स हैड बीन स्ट्राइप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, है ना, ये कह रही हैं कि क्या हुआ कि इनका जितकला सा का जो कंबल था वो उनके कंधों से फिसल गया, है ना, और अंदर आपने बताइए आपको कि वो ड्रेस थी वो बहुत ही चिपकी हुई ड्रेस थी, तो थोड़ा बच्चों को शर्म महसूस होती है ऐसे, है ना, उनके कपड़े उघड़ जाते हैं या इस तरह के, तो एम्बेरसमेंट फील हुआ उनको, तो ऐसा लगा कि फ़र्श में ही वो डूब गई है, सिंकिंग टू द फ्लोर, यानी फ़र्श के अंदर ही नीचे एक तरह से झुक गई वो। आई लुकड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, मैंने उन मूल लड़कियों की, मूल निवासी, अमेरिकी मूल निवासी लड़कियों की तरफ देखा। हु सीम्ड नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई, जो कि ऐसा लग रहा था कि उनको परवाह ही नहीं थी कि उन्होंने कितनी एक तरह से वैसी इमोडेस्ट ड्रेस पहन रखी थी। इमोडेस्ट का मतलब होता है जो जैसे चिपकी हुई ड्रेस हो, है ना, जिसमें से बॉडी अपनी दिखती हो, इस तरह से ड्रेस पहन रखी थी, मेरे से भी ज़्यादा, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा मुझे लगा। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लोथ्स, क्योंकि उन्होंने कैसे पहन रखे थे, बहुत टाइट फिटिंग वाले कपड़े पहन रखे थे। वाइल वी मार्च्ड इन, द बॉयज़ एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर, जब ये लड़कियां उस डाइनिंग हॉल की ओर जा रही थीं, डाइनिंग हॉल के अंदर प्रवेश किया उन्होंने, तो दूसरे दरवाजे से उसमें किसने प्रवेश किया, लड़कों ने प्रवेश किया। आई वास्ड फॉर द 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन आवर पार्टी, मैंने देखा कि 3 बच्चे जो थे वो हमारी तरफ आ गए, गर्ल्स की तरफ आ गए। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स, मैंने सोचा कि ये कुछ रियर रैंक्स के होंगे, यानी ये जब लड़कियों में इनको आके मिला दिया गया है तो हो सकता है ये बच्चे कुछ घटिया किस्म के होंगे, ऐसा मान लो आप, ऐसा जितकला सा ने सोचा कि लोअर रैंक के होंगे ये। लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, है ना, और वो क्या दिख रहे थे, बहुत अनकम्फर्टेबल दिख रहे थे। एज आई फेल्ट, जैसा कि मैंने महसूस किया। ए स्मॉल बेल वाज टैप्ड, अब एक छोटी घंटी बजी। एंड
जैसे आपने देखा होगा कुछ जो अधिकारी होते हैं ना, वो अपनी टेबल पे एक छोटी सी घंटी रखते हैं, उसको हाथ से टन 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 ऐसे बजा देते हैं, ठीक है ना। तो ए स्मॉल बेल वाज टैप्ड, एक छोटी घंटी बजी, एंड ईच ऑफ द प्यूपिल्स, और सारे के सारे जो बच्चे थे, ड्रू ए चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, उन्होंने टेबल के नीचे से चेयर खींच ली। सपोजिंग दिस एक्ट मीन्ट दे वर टू बी सीटेड, है ना। मैंने सोचा, जितकला शाह कह रही है, मैंने सपोज किया कि इसका मतलब ये है कि अब वो बैठेंगे। सो आई पुल्ड आउट माइन, इसलिए मैंने मेरी चेयर भी खींच ली, एंड एट वन स्लिप्ड इन टू इट, और अचानक से ही, तुरंत ही मैं उसमें बैठ गई कुर्सी के ऊपर। फ्रॉम वन साइड, एक साइड से मैं कुर्सी पे बैठ गई। बट वेन आई टर्न माई हेड, लेकिन जब मैंने अपना सिर मोड़ा मैंने सिर मुड़ के देखा, आई सॉ दैट आई वॉज ओनली वन, कि मैं अकेली ही थी जो कि सीटेड थी, बैठी हुई थी, एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल, और जो भी हमारे टेबल पर अन्य जो बच्चे थे, रिमेंड स्टैंडिंग, वो खड़े हुए थे। जस्ट एज आई बिगेन टू राइज, जैसे ही मैं खड़ी होने लगी, लुकिंग शाइली, शर्म से डूबते हुए, अराउंड टू सी, ये चारों देखने के लिए चारों ओर, हाउ चेयर्स वर टू बी यूज्ड, कि भाई इन चेयर्स को कैसे यूज करना है, क्योंकि नए नए बच्चे होते हैं तो उनको हर चीज़ बड़ी विचित्र सी लगती है। उसी समय इस सेकेंड वेल वाज साउंडेड, दूसरी घंटी बजी। ऑल वर सीटेड एट लास्ट, अंत में दूसरी घंटी बजते ही सारे बच्चे बैठ गए। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर, और मैं भी धीरे से अपनी चेयर में बैठ गई दोबारा से। आई हर्ड ए मैंस वॉइस, मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी, एट वन एंड ऑफ द हॉल के एक किनारे से, एंड आई लुकड अराउंड टू सी हिम, और मैंने अपनी नज़र डाली उसको देखने के लिए। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन जब मैं उस व्यक्ति को देख रही थी तो मैंने देखा कि अन्य बच्चों ने अपना सिर झुका रखा है, अर्थात वो व्यक्ति हो सकता है कोई ऐसे भोजन मंत्र वगैरह होते हैं ना, वो बोल रहा होगा। एज आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स, जब मैंने जो लंबी कतार थी टेबल्स की, उस पर जब मैंने नज़र डाली, आई कॉट द आइज ऑफ ए पेल फेस वुमन अपॉन मी, तो मैंने देखा कि एक गोरे रंग के चेहरे वाली एक महिला जो है वो मेरे को घूर रही है। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज, तुरंत ही मैंने अपनी नज़र झुका ली। वंडरिंग, यह सोचते हुए, वाई आई वॉज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन, कि इस विचित्र महिला द्वारा मुझे इतनी गौर से क्यों देखा जा रहा है। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स, फिर उस आदमी ने जो एक कोने के अंदर भोजन मंत्र बोल रहा था, उसने अपना बड़बड़ाना बंद किया, बुदबुदाना बंद किया। एंड देन ए थर्ड बेल वाज टैप्ड, और तब तीसरी घंटी बजी। तीसरी घंटी बजने के बाद एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क। अच्छा, अब देखो आगे ना बात कि इसमें जो वैसी चीज़ें हैं ना, ढोंग आडंबर, उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना, कि किस तरह से किस बच्चों को अंग्रेज़ बनाया जाए, है ना। कि देखा ना आप लोगों ने, जैसे लाइन में चलो, और फिर एक घंटी बजेगी तो आप क्या करोगे, टेबल खींचोगे, दूसरी घंटी बजेगी तो बैठोगे, तीसरी घंटी बजेगी तो पता नहीं क्या भोजन मंत्र बोलोगे, है ना। फिर किससे खाओगे, आप हाथ से नहीं खा सकते, कांटे छुरी जो होते हैं ना, नाइफ एंड फॉर्क, उनसे खाओगे। तो एक तरह से मतलब इन भारी आडंबर पर ज़्यादा विश्वास होता है लोगों का, ठीक है ना। तो अब ये जो बेचारा जो बच्चा वैसा होता है, उसको तो ये थोड़ी दिन तो ये बड़ी चीज़ विचित्र लगती हैं। तो अब ये कह रही हैं, आई बिगेन क्राइंग इंस्टीड, तो अब और बच्चे तो सब अपने कांटे छुरी से खाने लग गए। ये कह रही मैं एक तरह से रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से, है ना। रोई तो नहीं होगी खैर, लेकिन एक तरह बहुत ज़्यादा डर रही है वो। बाई दिस टाइम, इस समय तक, आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनी थिंग मोर, अब वो सोचनी मुझसे कुछ गलत नहीं हो जाए, जैसे पहले हो गया था ना उससे। पहली सीट घंटी बजी थी तो वो बैठ गई थी, जबकि और सब खड़े हुए थे। तो ये कह रही है मुझे आता तो है नहीं ये कांटे छुरी से खाना, है ना, तो कैसे खाऊं मैं, है ना। तो कहीं ऐसा नहीं हो फिर वापस से मैं हंसी का पात्र बन जाऊं, तो इसलिए उसे रोना आ रहा है। बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल इन दैट फर्स्ट डे। अब ये खुद भी कह दिया, देख रहे हो ना, ईटिंग बाय फॉर्मूला, यानी खाने का भी एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के थ्रू आपको खाना है ना, सहज भाव से आप खा भी नहीं सकते। तो बट दिस ईटिंग बाई फार्मूला वाज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल, यानी ये सबसे कठिन काम नहीं था उस पहले दिन। अब असली कठिन काम अब बाद में आ रहा है। लेट इन द मॉर्निंग, है ना,
जब सुबह हुई थी तो उसके बाद के घंटों में माई फ्रेंड जुडविन, है ना, उसकी एक दोस्त थी जुडविन, गेव मी ए टेरिबल वार्निंग, उसने मुझे एक बहुत भयानक चेतावनी दी। जुडविन न्यू ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि जो जुडविन थी वो कुछ शब्द इंग्लिश के जानती थी। एंड सी हैड ओवरहर्ड, और उसने सुना था द पेल फेस वुमेन टॉक अबाउट कटिंग अवर लॉन्ग हैवी हेयर, कि वो जो पेल फेस वुमेन थी, है ना, वो सफ़ेद चेहरे वाली जो महिला थी, जो अंग्रेज महिला थी, वो बातें कर रही थी हमारे लंबे और भारी बालों को काटने की, अब इनकी बालों को काटा जाएगा। अवर मदर्स हैड टॉट अस, हमारी माओ ने हमें सिखाया था, दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स, कि जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं, ऐसे योद्धा, युद्ध में जाने वाले लोग जिनको लड़ना नहीं आता है, हु वर कैप्चर्ड हैड दे आर सिंगल्ड बाय द एनिमी, है ना, उनको जो शत्रु होता है उनके द्वारा पकड़ लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, और उनके बालों को मूड़ दिया जाता है। बालों को मूड़ने का मतलब सिर, कहते हैं ना, सिर मुड़ाना, ठीक है ना। तो उनके बालों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया, सिंगल कर दिया जाता है, काट दिया जाता है उनको। अमोंग अवर पीपुल, और हमारे लोगों के मध्य, शॉर्ट हेयर वाज वॉर्न बाई मॉर्नर्स, मॉर्नर्स का मतलब होता है ना, जो शोक मग्न होते हैं, अर्थात जिनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है, तो जैसे होता है ना, अपने मृत्यु जब हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो जो घर का बड़ा बेटा होता है वो अपने बाल अर्पण करता है, बाल कटवा के, है ना, तो वो कह रही कि हमारे यहाँ तो मॉर्नर्स के लिए किया जाता था ऐसा, मॉर्नर्स करते थे ऐसा, लोग शोक वाले जो लोग होते हैं। एंड शिंगल्ड हेयर बाई कवार्ड्स, है ना, और जो कायर लोग होते हैं ना, उनके बालों को मुड़ा जाता है। वी डिस्कस्ड अवर फेट सम मोमेंट्स, हमने कुछ क्षण हमारे भाग्य को डिस्कस किया गया, हमारे साथ क्या होने वाला है। एंड व्हेन जुडविन सेड, और जब जुडविन ने ये कहा कि वी हैव टू सबमिट, कि भाई हमें इनकी बात माननी ही पड़ेगी, हमें इनके आगे हथियार घुटने टेकने ही पड़ेंगे, बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये लोग स्ट्रॉन्ग हैं। तो जब जुडविन ने ये वाली बात कही तो मैंने रिबेल किया, मैंने इसका प्रतिरोध किया। चित्रकलासा ने नो, और क्या बोली चित्रकलासा, नहीं, आई विल नॉट सबमिट, मैं सबमिट नहीं करूँगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, मैं पहले संघर्ष करूँगी। आई आंसर्ड, मैंने आंसर दिया। आई वास्ड माई चांस, मैंने अपना चांस देखा कि जैसे ही मुझे मौका मिले। एंड वेन नो वन नोटिस्ड, और जब किसी का मेरी तरफ ध्यान नहीं था, आई डिसअपियर्ड, मैं वहाँ से गायब हो गई। आई क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड, मैं धीरे से, बिल्कुल चुपचाप कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ के, एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज़, है ना, और अब बिल्कुल धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि इनके जो जूते हैं वो स्क्वीक कर, चरमर करने वाले हैं। क्यों हैं, क्योंकि इनके पास तो खुद के जो मोकेजन्स थे इनके, तो क्योंकि माई मोकेजन्स हैड बीन एक्सचेंज्ड फॉर शूज़, क्योंकि हो सकता है इनके जो मोकेजन्स थे वो किसी दूसरे बच्चे ने पहन लिए थे, है ना, और दूसरे बच्चे के जो टाइट शूज़ थे वो अब इसको मिल गए, है ना, तो इसलिए वो आवाज़ कर रहे थे। अलोंग द हॉल आई पास्ट, है ना, हॉल के सहारे सहारे में आगे बढ़ी। विदाउट नोइंग विदर आई वॉज गोइंग, बिना यह जाने कि मैं किस दिशा में जा रही हूँ। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, एक खुले दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए। आई फाउंड ए लार्ज रूम, मैंने पाया कि एक बड़ा कमरा था। विथ 3 वाइट बेड्स इन इट, जिसमें 3 सफ़ेद बिस्तर लगे हुए थे। द विंडोज वर कवर्ड विद डार्क ग्रीन कर्टेंस, और जो खिड़कियाँ थीं उन पे गहरे ग्रीन रंग के, हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। हो सकता कुछ हॉस्पिटल टाइप ऐसी कोई चीज़ होगी वो। विच मेड द रूम वेरी डिम, जिससे कि रूम, कमरा कैसा हो रखा था, बहुत डिम था, उसमें प्रकाश बहुत कम था। थैंकफुल दैट नो वन वाज देयर, ईश्वर का शुक्र है कि वहाँ पर कोई नहीं था। आई डायरेक्टेड माई स्टेप्स टूवर्ड्स द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर, मैंने अपने कदमों को उस दिशा में आगे बढ़ाया जो सबसे दूर, दरवाजे से क्या था, सबसे दूर जो कोना था उस तरफ मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। ऑन माई हैंड्स एंड नीज, अपने हाथ और घुटनों के बल। आई क्रॉल्ड, मैं रेंग के, अंडर द बेड, रेंग के बिस्तर के नीचे छिप गई। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन द डार्क कॉर्नर, और अपने आप को हडल कर लिया। हडल का मतलब होता है बिल्कुल जैसे बहुत कम उसमें पैरों को मोड़ के और बिल्कुल छोटा सा बन के बैठ जाना, छिप के बैठ जाना, ऐसे।
फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, उस मेरे छिपने के, देखो ये बेड के नीचे छिप गई ना, फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, मेरे उस छिपने के स्थान से, आई पीयर्ड आउट, मैंने बाहर झांक के देखा, सडरिंग विद फियर, सडरिंग मतलब कांपते हुए, भय से कांपते हुए, वेन एवर आई हर्ड फॉर स्टेप्स नियर बाई, जब भी मुझे मेरी तरफ आते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई देती तो मैं कांपने लग जाती, और उसमें उस समय में बाहर देखती। दो इन द हॉल, यद्यपि हॉल के अंदर, लाउड वॉइसेस कॉलिंग माई नेम, मेरी तेज़ आवाज़ में मेरा नाम पुकारा जा रहा था। एंड आई न्यू दैट इवन जुडविन, और मैं जानती थी कि जुडविन भी वाज सर्चिंग फॉर मी, वो भी मुझे क्या कर रही है, ढूंढ रही है, जो मेरी फ्रेंड है। आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, मैंने उस, मेरी आवाज़ लग रही थी, मेरा नाम पुकारा जा रहा था, लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला उत्तर देने के लिए। देन द स्टेप्स वर क्विकंड, तब ऐसा लगा कि कदम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एंड द वॉइसेस बिकेम एक्साइटेड, और जो आवाज़ें हैं वो एक्साइटेड हो चुकी हैं, और तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। द साउंड्स केम नियरर एंड नियरर, और वो आवाज़ और नज़दीक आती जा रही हैं। वुमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम, लड़कियों और वुमेन्स ने, महिलाओं ने, जो केयर टेकर वगैरह होंगी, कुछ टीचर्स वगैरह होंगी, उन वो कमरे में प्रवेश किया उन लोगों ने। आई हेल्ड माई ब्रेथ एंड वॉच्ड देम ओपन क्लोजेट डोर्स एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, मैंने अपनी सांस रोक के देखा उनको, और वो क्या कर रहे थे, बच्चे, अन्य जो लड़कियां थीं वो, और जो टीचर्स, केयर टेकर्स वगैरह, अलमारियों के दरवाजे खोल खोल के देख रहे थे, कहीं इनमें तो नहीं छिप गई है वो। एंड पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, और जो बड़े बड़े ट्रंक रखे हुए थे, संदूक रखे हुए थे, उनके पीछे झांक झांक के देख रहे थे। समवन थ्रू अप द कर्टेन्स, किसी एक ने क्या किया, पर्दे हटा दिए। एंड द रूम वाज फिल्ड विद सडन लाइट, और अचानक से कमरे के अंदर प्रकाश भर गया। वॉट कॉज देम टू स्टूप एंड लुक अंडर द बेड, अब ये कह रही हैं मुझे नहीं पता कि कैसे उनके दिमाग में आया, और वो स्टूप यानी झुक गई, एंड लुक अंडर द बेड, उन्होंने किसके नीचे देखा, बेड के नीचे देख लिया, जहाँ पे कि मैं छिपी हुई थी। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती कि क्यों वो नीचे झुकी और बेड के नीचे उन्होंने झांक के देखा। बस मुझे इतना याद है, आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट, मुझे याद है कि मुझे घसीट के निकाला गया, खींच के निकाला गया। दो आई रजिस्टेड, यद्यपि मैंने विरोध किया, बाई किकिंग, है ना, पैरों को पटकते हुए, एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, और उनको नाखूनों से नोचते हुए, है ना, बहुत ही वाइल्डली, बहुत बुरी तरह से। इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स, मेरी इच्छा के विरुद्ध, आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स, मुझे नीचे सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया। एंड टाइड फास्ट इन ए चेयर, और मुझे एक कुर्सी के अंदर बैठा के चारों ओर से रस्सी से बांध दिया गया। आई क्राइड अलाउड, मैं ज़ोर ज़ोर से चीखी। शेकिंग माई हेड, अब क्यों चीख रही हुई, उसके बाल काटे जाएंगे। शेकिंग माई हेड, मैं अपना सिर हिला रही थी, ऑल द वाइल, हिलाती रही, अनटिल आई फेल्ट द, जब तक मैं, जैसे बच्चा सिर हिला रही, मैं नहीं कटवाऊंगी, मैं नहीं, जैसे कैंची पास आती होगी तो सिर दूर ले जाती होगी, इस तरह से ऐसा वो कर रही है। जब तक वो अपना सिर हिलाती रही, कभी एक ओर कभी दूसरी ओर, उस कैंची से बचने के लिए, जब तक कि द कोल्ड ब्लेड्स, वो जो निर्दयी ब्लेड्स थी उसकी, कैंची की, ऑफ द सीजर्स, कैंची की, अगेंस्ट माई नेक, मैंने फील किया कि वो मेरे गर्दन के पीछे आ चुकी हैं। एंड हर्ड, और मैंने सुना, देम, उनको, उन कैंची की जो ब्लेड्स थी उनको, नो ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्लेड्स, के उन्होंने मेरी दो चोटियों में से एक चोटी को उड़ा दिया है, काट दिया है। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट, जैसे ही उन्होंने मेरी चोटी, क्योंकि बच्ची को, उसको अपनी चोटी से बहुत प्रेम था, चोटियों से, तब मुझे लगा कि मेरी आत्मा ही मर गई है। सिंस द डे, उस दिन से, आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, जिस दिन से मुझे मेरी माँ के पास से यहाँ लाया गया था, आई हैड सफ़र्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़, मैंने बहुत ज़्यादा अपमान सहे, बहुत ज़्यादा कष्ट सहे, दुख सहे, पीड़ाएँ सहीं। पीपुल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मेरी ओर घूर घूर के देखते थे। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट, मुझे एक लकड़ी की जो पपेट होती है ना, कठपुतली जो होती है, उसकी तरह हवा में कभी इधर कभी उधर फेंक दिया जाता था।
है ना। एक तरह से बहुत ज़बरदस्त इन बच्चों को तंग किया जाता, अनुशासन के नाम पर इनको तंग किया जाता था। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वाज शिंगल्ड, चूँकि अब मेरे जो बड़े बड़े बाल थे अब वो क्या कर दिए गए थे, बिल्कुल छोटे छोटे कर दिए गए थे, लाइक ए कवार्ड्स, मानो कि किसके हों, वो एक कायर आदमी के हों। इन माई एंग्विश, मैं अपने क्रोध के वशीभूत, आई मोन्ड, मैं कराहती रहती थी, फॉर माई मदर, मेरी माँ को मैं याद करती रहती थी। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन मुझे कंफर्ट करने के लिए कोई नहीं आया, मुझे सांत्वना देने के लिए कोई नहीं आया। नॉट ए सोल रीजनड क्वाइटली विद मी, किसी भी एक भी आदमी ने मुझसे मेरे दर्द का, मेरे दुख का, मेरे पीड़ा का कारण नहीं पूछा। एज माई ओन मदर, जैसे कि मेरी माँ यूज़ टू डू, मैं जब भी परेशान होती तो मेरी माँ पूछती थी बिटिया क्या बात है। फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स, चूँकि मैं अब बहुत सारे अन्य छोटे छोटे जानवरों में से एक जानवर थी। ड्रिवन बाय ए हर्डर, जो कि किसका हिस्सा है, एक भेड़ों के झुंड का हिस्सा है, जिसे एक चरवाहा क्या करता है, चराता है। तो इस स्कूल की किससे तुलना की गई है, एक चरवाहे के से तुलना की गई है। तो चरवाहा क्या करता है, अपनी भेड़ बकरी उनको चराता है झुंड में। तो ऐसे ही मैं उस स्कूल के अंदर क्या हूँ, एक तरह से एक भेड़ बकरी की तरह हूँ। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो लिखा है बामा ने, है ना, जो एक तमिल दलित राइटर हैं। और ये पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, बामा, हम भी मानव हैं। अब ये कहती हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है, तो ऊपर वाला भी ऑटोबायोग्राफी का पार्ट था और ये भी एक ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है। When I was studying in थर्ड क्लास, जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ती थी, आई हैड नॉट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली, मैंने नहीं सुना था लोगों को खुलकर बात करते हुए, ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूआछूत के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड हैड बीन ह्यूमिलिएटेड बाई वॉट इट इज़, है ना। अब ये कहती हैं कि मैंने ओपनली लोगों को डिस्कस करते हुए नहीं सुना था, लेकिन मैंने इसे देखा था, महसूस किया था, अनुभव किया था, और मैं स्वयं इसके द्वारा प्रताड़ित हुई थी। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एक दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी। एंड ओल्ड बैग हैंगलिंग फ्रॉम माई शोल्डर, एक पुराना बस्ता मेरे कंधे से लटका हुआ था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। अब ये कहती हैं कि एक्चुअली उस जितनी दूरी पर मेरा स्कूल से घर था 10 मिनट में कोई आसानी से आ सकता था। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट, लेकिन ये कहती है कि मुझे कम से कम 30 मिनट लगते थे टू रीच होम, घर पहुंचने में। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डॉडल अलॉन्ग, watching all the fun and games that were going on, all the entertaining novelties and oddities is the streets, the shops and the bazaar, है ना। तो अब ये कहती हैं कि मेरा जो स्कूल से मेरा घर था, अगर कोई चाहे तो 10 मिनट में आ सकता था, है ना, लेकिन मुझे कम से कम आधा घंटा लगता था। और ये कह रही है कि मुझे आधा घंटे से 1 घंटा अपना टाइम वेस्ट करती थी मैं। डॉडल का मतलब होता है टाइम वेस्ट करना। किस में करती थी, वॉचिंग ऑल द फन, जो भी कुछ फन हो रहा होता था, खेल हो रहे होते थे, है ना, कहाँ पर, वहाँ उस बाज़ार के अंदर। ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज़, नई नई मनोरंजन की चीज़ें हो रही होती, नॉवेल्टीज मतलब नई नई, एंड ऑडिटीज़ यानी कुछ विशिष्ट सरप्राइजिंग जो चीज़ हो रही होती थी गली में, दुकानों पर और बाज़ार के अंदर। अब इसमें पहले तो इन्होंने बहुत ही बड़े प्यारे तरीके से छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं जो बच्चों को क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं, है ना। जैसे आपको भी आकर्षित किया होगा छोटे जब होंगे आप, है ना। कौन कौन सी चीज़ें हैं, द परफॉर्मिंग मंकी, करतब दिखाता हुआ बंदर, द स्नेक चार्मर केप्ट इन हिज बॉक्स, सांप जिसे सपेरा किस में रखता है, अपने बक्से के अंदर रखता है, अपनी छबरिया में रखता है। एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसे बीच बीच में वो दिखाता है। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, एक साइकिलिस्ट जो अपनी बाइक से, लेकिन बाइक का अर्थ क्या है हमें, साइकिल से 3 दिन से उतरा नहीं है।
एंड हु केप्ट पैडलिंग एज हार्ड एज ही कुड, और वो लगातार पेडल देता जा रहा है साइकिल पर। दिन रात क्या चला रहा है? वो साइकिल चला रहा है फ्रॉम द डे, जिस दिन से वो आया है 3 दिन पहले, तब से ही क्या चला रहा है? वो साइकिल चला रहा है। होता है ना साइकिल, ग्राउंड के अंदर साइकिल चलाते हैं गोल 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 गोल, वो सारे काम उसी पे ही करता है ना। नहाता भी उसी पे ही है, धोता भी उसी पे ही है, बस साइकिल चलाता रहता है। हम जब छोटे थे तो हम सोचते थे कि यार ये सुसु पोटी कब करता होगा ऐसे मन में भी ख्याल आता है ना। तो होता क्या है बेटा, सो जाता होगा वो रात को 2-3 बजे के आसपास, और जब तक हम जगते हैं ना तो उससे पहले ही उठ जाता होगा, और हम जब जाते तब तक हमको चलाता हुआ मिलता, तो हम सोचते कि ये रात को सोता ही नहीं है ना, ऐसा मानते हैं। द रुपी नोट्स दैट वर पिंड ऑन हिज शर्ट टू स्पर ऑन हिम, है ना। अब चूंकि वो खुद तो उठा नहीं सकता, तो लोग उसके ऊपर क्या करते, पैसे पैसे फेंक देते उसके ऊपर, है ना, नोट फेंक देते थे। तो दूसरे लोग क्या करते, उन नोटों को उठा के और पिन से उसकी शर्ट वगैरह जो भी होती थी उसके अंदर लगा देते थे, है ना। तो वो उसको उत्साह देती थी। स्पर ऑन हिम, स्पर का मतलब क्या होता है? उत्साह देना। वो उसे उत्साह देती थी। द स्पिनिंग व्हील्स, है ना, रास्ते में क्या देखने को मिलते? चरखे मिलते जिन पर सूत काता जाता है। द मरियाता टेम्पल मिलता था। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, मरियाता टेम्पल जो था उसमें मरियाटा होगा या मरियाता होगा, उसके आगे क्या लगी थी? एक बहुत बड़ी घंटी लगी थी, जिससे घंटी को बजाते थे लोग। द पोंगल ऑफरिंग्स, ये जो है ना नीचे दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। जैसे उत्तर भारत में दीपावली होती है, ईद होती है, ऐसे ही दक्षिण भारत के अंदर पोंगल एक त्यौहार है उनका। द पोंगल ऑफरिंग्स बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, है ना। और बच्चों के लिए क्या कौतूहल का विषय होता? पोंगल त्यौहार पर जो बाहर मंदिर के आगे जो है ना लोगों के लिए प्रसादी के लिए जो भी चीज़ें पकाई जाती थी वो। द ड्राइड फिश स्टॉल, सूखी हुई मछलियों की स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी जी की मूर्ति के पास में। द स्वीट स्टॉल, मिठाइयों की स्टॉल। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, है ना, और जो तली भुनी जो चीज़ें होती हैं, कचौरी समोसे, उनकी जो स्टॉल होती हैं वो। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और अन्य प्रकार की जो शॉप जो एक दूसरे के पास होती हैं। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलट, और गलियों के अंदर कुछ तरह की लाइटें लगी रहती हैं जो कभी वो क्या होती हैं, नीले से बैंगनी रंग की हो जाती हैं। द नारिकुरु द नारिकुरावन हंटर जिप्सी, तो ये वहाँ की एक प्रजाति है, लोग हैं वहाँ के, जैसे अपने जैसे आदिवासी होते हैं उस तरह के लोग हैं बेचारे ये लोग। तो ये नरिकुरावन हंटर जिप्सी, तो एक तरह से ये हंटर प्रजाति है, ये जैसे शिकारी होते हैं ना उस तरह की। ये विद हिज वाइल्ड लेमूर्स इन केजेस, तो ये जंगल से ये लेमूर है ना, ये बंदर जैसे ही लगता है ना, इनको पकड़ लाते थे और पिंजरों में बंद कर रखते थे। ये भी बच्चों के लिए कौतूहल का विषय होता था। सेलिंग नीडल्स, कुछ लोग सुई बेचते। क्ले बीड्स, मिट्टी की जो बीड्स होती हैं रंग बिरंगी, वो बेचते। और बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, कान साफ करने के लिए जो छोटे छोटे जो होते हैं पिन वगैरह, वो बेचते। ओह आई कुड गो एंड ऑन, अब ये कह रही हैं कि मैं खूब सारी चीज़ें बता सकती हूँ। ईच थिंग वुड पुल मी टू ए स्टैंड स्टिल, ये सारी चीज़ें मुझे खड़ा कर देती थी, यानी मैं आगे खिसक ही नहीं पाती थी। एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और ये मुझे आगे जाने नहीं देती थी, ये मुझे बांध लेती थी ये सारी चीज़ें। एट टाइम्स पीपुल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, और कई बार तो विभिन्न राजनीतिक दलों के जो लोग होते थे वुड अराइव, वो आ जाते थे। पुट अप ए स्टेज, वो एक मंच सजा लेते थे, है ना, स्टेज लगा लेते ना, मंच बना लेते हैं। एंड हैरेंग अस थ्रो देयर माइक्स, है ना, और वो माइक के ऊपर बड़े ज़ोर ज़ोर से तड़कीले भड़कीले भाषण दे के, है ना, लोगों का क्या करते थे, मंत्रमुग्ध करते, लोगों को मनोरंजन करते, है ना, लोगों को अपने बहलावे फुसलावे में लाते। देन देयर माइट बी ए स्ट्रीट प्ले, कहीं जगह पे कई नुक्कड़ नाटक हो रहे होते थे, और ए पपेट शो, कठपुतलियों का खेल हो रहा होता था, और ए नो मैजिक नो मिरेकल, और कुछ असली के करतब होते रहते थे, जिसमें था भाई ये कोई जादू नहीं है ना, कोई जादू मंत्र टोना नहीं, ये सच का खेल है, देख लो आप लोग। इस प्रकार के कुछ स्टंट परफॉर्मेंसेज होते थे, है ना, जो करके दिखाते थे।
स्टंट करते थे वो, है ना, कलाबाजियाँ करते थे तरह तरह की। जैसे हमारे गांव में हम छोटे से थे ना, जब एक एक वो आता था, एक बहुत बड़ा आदमी था, मतलब बड़ा आदमी का मतलब मतलब डील डॉल उसका बहुत बड़ा था, है ना। और वो जैसे हल होता है ना, जिसको बैल खींचते हैं दो, जुताई करने के काम आता है, तो इसको हल को पूरे को, है ना, और अपनी ठोड़ी जो होती है ना, इस ठोड़ी पर रख के उठा लेता था वो, इस पर बैलेंस कर देता था, सोचो, है ना। कम से कम उसमें 100 किलो से ऊपर वजन होता होगा हल के अंदर, 100 से ज़्यादा ही होता होगा, ठीक है ना। उस हल को उठा लेता था वो। और कितना डेंजरस होता है, उस हल के अंदर वो लोहे की वो लगी रहती है, अगर गिर जाए तो बस गया काम से। तो इस तरह के नो मैजिक नो मेरेकल वाले स्टंट परफॉर्मेंस होती रहती थी। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, भी समय समय पर बीच बीच में इस तरह की चीज़ें होती रहती थीं। बट ऑलमोस्ट सर्टेनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, है ना। और निश्चित रूप से कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कुछ न कुछ मनोरंजन होते ही रहते थे। इवन अदरवाइज देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स, और इसके अलग हटके बहुत सारे कॉफ़ी क्लब्स थे। इन द बाज़ार, बाज़ार के अंदर बहुत सारे कॉफ़ी क्लब थे। दे वॉच द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, है ना। अब आपने कई बार देखा होगा जो कुल्हड़ वाला दूध पिलाते हैं ना, देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये है ना, दिख रहा है आपको, ये कुल्हड़ वाला दूध है। तो इसको ऐसे दो जग होते हैं, उसमें ऐसे ऊपर से नीचे फेंटता है वो, है ना, बड़ी स्टाइल से। तो हालांकि उसमें टेस्ट आ जाता है उसके अंदर। तो तो द वे ईच वेटर, जिस तरह से जो वेटर होते थे जो सर्व करते थे उन पर, कूल्ड द कॉफ़ी, जिस तरह से वो कॉफ़ी को ठंडा करते थे, वो बड़ा आनंद देता था। लिफ्टिंग ए टम्बलर हाई अप, और क्या क्या करते थे वो, एक टम्बलर को, एक जग को ऊपर उठा लेते थे बहुत ऊंचा। एंड पोरिंग इट्स कंटेंट्स, और जो उसके अंदर कॉफ़ी होती थी उसको दूसरे में इनटू द टम्बलर हेल्ड इन अदर हैंड, और उसको किसके अंदर, धार बना के दूसरे जग के अंदर या मग के अंदर पोर करते थे, डालते थे। तो ये एक तरह से खेल होता था बच्चों के लिए, देखना उसको। और द वे सम पीपुल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप अनियन, और कुछ लोग क्या करते थे दुकान के आगे बैठ के, और है ना, जैसे ये होती है, क्या नाम है, समोसे कचौरी वाली जो होती है, तो जैसे वो छोटे वो उनकी दुकान पर नौकर वगैरह होते हैं, उनको कहते हैं भाई चल प्याज काट, तो वो बाहर जाके सड़क पे और प्याज काटने लग जाता। इस तरह की चीज़ें होती। और वो जिस समय प्याज काटता था अपने मुंह को टेढ़ा कर लेता, दूसरी तरफ कर लेता, क्योंकि वो आंखों में मिर्ची लगती है ना। देयर आइज टर्न एल्सवेयर, अपनी आंखों को दूसरी ओर कर लेते, सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, जिससे कि वो जो प्याज का जो जलन है वो आंखों में नहीं लगे। और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर, और वहाँ पर बादाम का पेड़ बड़ा हो रहा होता था। एंड इट्स फ्रूट विच वाज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड, और कभी कभी तेज़ हवा की वजह से उसके जो आलमंड्स होते थे वो नीचे गिर जाते थे, बच्चे उठा लेते थे उनको। ऑल दीज साइट्स, ये सारे के सारे दृश्य, टेकन टुगेदर वुड टेथर माई लेग्स, है ना। तो ये सारे के सारे जो दृश्य होते थे, ये मिला के सब मेरे पैरों को जकड़ लेते। टेथर, टेथर मतलब होता है जकड़ लेना, मेरे पैरों को जकड़ लेते थे। एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम, और ये मुझे घर जाने से क्या करते थे, रोकते थे। एंड देन, और तब, अकॉर्डिंग टू द सीजन, मौसम के अनुसार, देयर वुड बी मैंगो, है ना, आम होते, खीरा होते, क्यूकुम्बर, शुगर कैन गन्ना, स्वीट पटेटो, है ना। स्वीट पटेटो उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं। स्वीट पटेटो वो मीठा लगता है ना, उसको भून के खाते हैं, ठीक है वो। पाम शूट्स, है ना, तो पाम शूट्स का मतलब ये जो है ना, पाम सूट्स का मतलब जैसे ये जो खजूर होते हैं ना, तो खजूर में से इस तरह से कुछ चीज़ें निकलती हैं ऐसे ही हो, है ना, तो उनको कुछ हो सकता है सब्जी बनाने या खाने के काम में लेते हैं ना। ग्राम चने, पाम सिरप, है ना, तो वही डेट पाम जो होता है ना, तो खजूर होता है उसका वो बना लेते हैं, क्या नाम है, सिरप बना लेते हैं, है ना, द्रव बना लेते हैं। पाम फ्रूट, खजूर, गुआवाज, तो ये तरह तरह के सीजन, अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार के सीजन होते थे। अमरूद, जैक फ्रूट, कटहल। एवरी डे आई वुड सी पीपुल सेलिंग स्वीट, हर दिन मैं देखती थी लोग मिठाइयाँ बेचते। एंड सेवरी फ्राइड्स, है ना, और बड़े दिलकश जायकेदार, सेवरी का मतलब होता है दिलकश जायकेदार, फ्राइड स्नैक्स, तली भुनी चीज़ें, पायसम, खीर,
पायस होता है ना, दूध को बोलते हैं, और पायसम खीर हो गई, हलवा, बॉइल्ड टेमरेंट सीड्स उबले हुए इमली के बीज, एंड आइस्ड लॉलीज और बर्फ़ की चुस्की, जैसे ये थे ना, देखो ये चुस्की होती है, बच्चे बड़े मज़े से चूसते हैं। गेजिंग एट ऑल दिस, इन सबको बहुत गहनता से देखते हुए, वन डे एक दिन, आई केम टू माई स्ट्रीट, मैं अपनी गली में आई, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, मेरा जो बैग था वो मेरे शोल्डर पे लटका हुआ था, मेरे कंधे पे लटका हुआ था। एट द अपोजिट कॉर्नर, दूसरे कोने पर, दो ए थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, है ना, वहाँ पर एक थ्रेसिंग फ्लोर बनाया गया था। थ्रेसिंग फ्लोर का मतलब होता है बच्चों, देखो ये मैं चित्र बताता हूँ आपको, ये रहा, देखो इसको, है ना, इसको देखो अब आप, ये थ्रेसिंग फ्लोर है ना। देखो ये जो है ना, ये वाला, ये सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही है, ये क्या है, जैसे ऐसे मान लो जो खेत के अंदर गेहूँ हुआ या चने हुए, तो जब वो सूख जाते हैं तो उनको काट लेते हैं किसान, है ना, और ऐसे एक बहुत बड़े एरिया में बिछा देते हैं उसको। पहले होता था ऐसा, है ना, आजकल तो थ्रेशर आ गई, मशीनें आ गई, है ना, वो कूट देती हैं, है ना, मैंने खुद ने देखा है मेरे बचपन में, ठीक है ना। तो पहले ये जो गेहूँ चना होता था, ऐसे उसको ढेरी लगा देते थे उसकी, है ना, और फिर उसके ऊपर ये जो बैल हैं, है ना, ये बैल दिख रहे हैं ना आपको, तो इन बैलों को, या वो या शायद वो ये है जो ना सांड जो होता है उस तरह का है ये, है ना, उसका बफेलो का पति मान लो आप इसको, है ना, ठीक है। तो इनको उस ढेरी के ऊपर चढ़ा दिया जाता था, है ना, और फिर ये पैरों से उसके अंदर ऐसे गोल 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 घूमते थे। तो उससे क्या होता था, जो फलियों के अंदर जो सूखे दाने होते थे गेहूं के, चने के, वो दाने अलग हो जाते थे, है ना, और वो भूसा जो होता था वो अलग हो जाता था, ठीक है ना। तो इस तरह से पके हुए जो अन्न होता है उसको इस तरह से अलग निकालने की ये क्रिया इससे होती थी, है ना। और जैसे कई बार ऐसे बड़ी कोई चीज़ भी इसमें बांध देते जिससे वो और अच्छी तरह उस पर क्या लग जाए, प्रेशर लग जाए, है ना। तो इसको थ्रेसिंग बोलते हैं। आजकल तो मशीनों से होने लग गई थ्रेसिंग, पहले इस तरह से होती थी, पशुओं के द्वारा होती थी। तो ये कह रही हैं एट द अपोजिट कॉर्नर, बामा बोल रही हैं दूसरी ओर, गली के दूसरी ओर, ए थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, है ना, वहाँ पर एक इस तरह से एक थ्रेसिंग फ्लोर, यानी इसके अंदर वही जो अनाज है वो बिछा दिया गया था। एंड द लैंडलॉर्ड वास्ड द प्रोसीडिंग्स, और जो लैंडलॉर्ड था, है ना, जो जमींदार किसान था, वो उन सब गतिविधियों को देख रहा था। सीटेड ऑन ए पीस ऑफ सैकिंग, जिसने पीस ऑफ सैकिंग बिछा रखी थी, स्प्रेड ओवर ए स्टोन लेज, है ना, जैसे होता है ना, कई बार देखा हो गांव में ऐसे इसे पत्थर गाड़ देते हैं ना, फिर इस पर एक पटिया सी बिछा देते हैं ऐसे गोल गोल सी, है ना, और फिर इस पर आदमी बैठ जाते हैं ऊपर, बैठने के काम में आती है। तो उसने इस तरह से एक स्टोन लेज थी, उसके ऊपर टाट पट्टी बिछा के या बोरा बिछा के वो बैठा हुआ था, ठीक है ना, दरी बिछा के बैठा हुआ था, ऐसे में बोल लो। अवर पीपुल वर हार्ड एट, अब देखो ये अवर पीपुल का मतलब, क्योंकि ये दलित थी, ये जो मामा हैं ये क्या थी, दलित थी, तो ये कह रही है कि हमारी जो जाति बिरादरी के जो लोग थे वो बहुत कठिन मेहनत कर रहे थे। नहीं वो वाला, ये तो आराम से बैठा हुआ था, ये जमींदार था, और वो लोग बेचारे श्रम कर रहे थे। ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, है ना, तो वो क्या कर रहे थे, जोड़ों में, है ना, तो ऐसे जैसे बहुत बड़ा वो बना लिया, तो उसमें कई सारे जोड़े, जो है ना बैल जो होते हैं, है ना, उनको, या पाड़े जो होते हैं उनको ऐसे घुमाते हैं, ठीक है ना। तो वो घुमा रहे थे, राउंड एंड राउंड, गोल गोल, टू ट्रीड आउट द ग्रेन फ्रॉम द, तो वही आगे ना देख लो, ग्रेन को अलग करना, ट्रीड आउट मतलब होता है अलग करना, ग्रेन यानी जो अनाज होता है उसको अलग करना, फ्रॉम द स्ट्रॉ, भूसे से। द एनिमल्स वर मजल्ड, है ना, और एनिमल्स के क्या लगा देते हैं, मजल लगा देते हैं। मजल का मतलब उसके आगे मुंह पे मच्छी का बांध, जैसे इसमें भी चित्र में देखोगे, देखो ये बांध रखा है इसके मुंह पे, ये दिख रहा है ना आपको, ये इसके मुंह पे ये बांध रखा है ना, जिससे कि क्या करे, ये इसको चरे नहीं, है ना, तो मतलब नहीं तो क्या बार बार मुंह मुंह देगा इसके अंदर ये, ठीक है ना, तो आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इस वजह से इसके क्या लगा देते हैं, मजल लगा देते हैं, मच्छी का बांध देते हैं, सो दैट दे वुड नॉट हेल्प दैम सेल्फ टू द स्ट्रॉ, जिससे कि वो उस चारे को खाएं नहीं। आई स्टूड अप फॉर ए वाइल देयर, मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़ी हो गई, वॉचिंग द फन, उस फन को देखने के लिए। जस्ट देन, तभी, एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट, एक हमारी गली के एक बुढ़े, बुढ़े तो खैर नहीं बोलते, बुढ़े नहीं बोलते ना, एक
एक व्यक्ति है ना, एक बड़े व्यक्ति, हमारे बड़ी उम्र के एक व्यक्ति हमारी गली के थे, वो केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, जो बाजार की तरफ से आ रहे थे। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग, जिस तरह से वो चल रहे थे, अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप, उससे मैं, अब देखो ये वो बच्ची है, ये क्या है, वो बामा है, ठीक है ना, तो ये करीब मैं हंसी के मारे दोहरी हो गई है ना, हंसी के मारे से ना भाई नीचे झुक जाते अपन, पेट को पकड़ लेते हैं, तो ऐसे हंसी आ रही है उसको कि ये इतना हमारी गली की तरफ के रहने वाले हैं ये, और इतने लंबे हट्टे कट्टे हैं, और फिर भी इन्होंने इस थोड़े से छोटे से थैला को इतनी दूर पकड़ रखा है ना, छोटा सा कोई होगी आधा किलो की थैली होगी, और इसको ऐसे पकड़ रखा है, जबकि ये आदमी 50 किलो वजन आराम से उठा सकता है। तो ये कह रही है द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग, जिस तरह से वो व्यक्ति चल रहा था, उसने मुझे डेवलप कर दिया। डेवलप का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब हंसने वाली स्थिति पैदा कर दी उसने, बहुत ज़्यादा हंसी आने लग गई। आई वॉन्टेड टू श्रीक विद लाफ्टर, मैं ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहती थी, एट द साइट, उस दृश्य पर, ऑफ सच ए बिग मैन, कि किस तरह से एक इतना बड़ा आदमी कैरियंग ए स्मॉल पैकेट, जो एक छोटे से पैकेट को इन दैट फैशन, इस फैशन से, इस तरह से वो ले जा रहा है पकड़ के, समझ गए ना। आई गेस्ड देयर वाज समथिंग लाइक बड़ई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट बिकॉज द रैपिंग पेपर वाज स्टेन्ड विद ऑयल। अब ये कह रही हैं कि मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस पैकेट के अंदर या तो बड़ई होंगी, देखो ये बड़ई है ऐसे है ना, नाश्ते के काम में आती हैं ना, या ग्रीन बनाना की भाजी होगी है ना, क्योंकि जो पैकेट था, जो रैपिंग पेपर था उसका पैकेट का, उस पर दाग लग गए थे, किसके, तेल के, तेल बाहर निकल आया था उसमें से, इस वजह से उसने ऐसा पता कर लिया, ऐसा अंदाज़ा लगा लिया। ही केम अलॉन्ग, वह आगे आ रहा था, होल्डिंग आउट द पैकेट बाय द स्ट्रिंग, और उसने उस पैकेट को किससे पकड़ रहा था, स्ट्रिंग से पकड़ रखा था, ऊपर से नहीं, ऐसे नहीं नीचे से उसको अच्छी तरह से पकड़ को, छोटा सा ही तो है ये, लेकिन ऐसे पकड़ रखा है, बस सिर्फ ऊपर की तरफ से पकड़ रखा है, जिससे वो टच नहीं हो जाए वो, बाय द स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट, बिना उसको छुए। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, कहने का मतलब ये है बच्चों, देखो कि ये जो व्यक्ति है ये दलित उससे समुदाय से बिलोंग करता है, और जिस व्यक्ति के लिए ये खाना, ये नाश्ता ले जा रहा है, वो सवर्ण है ना। तो उस ज़माने में, आजकल तो बेटा बहुत जो है ना, ये जो छुआछूत के बंधन थे ये बहुत ज़्यादा शिथिल हो गए हैं, इक्का दुक्का घटनाएं घटित होती रहती है, लेकिन उनसे हमें इतना ज़्यादा डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे बेटा बहुत अच्छा बदलाव हमारे देखते देखते ही, देखो इस 30-40 वर्ष में ही बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, और आने वाला समय भारत के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना, एक शुभ संकेत है, सामाजिक सौहार्द का वातावरण है, ठीक है ना। और ये जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, है ना, तो धीरे धीरे ये भी सब क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा तो हमें किसी के प्रति इतना विद्वेष नहीं पालना चाहिए, ठीक है। तो ये जिससे कि ये टच नहीं हो जाए, है ना, इस वजह से इसने इसको इस तरह से दूर पकड़ रखा है, ठीक है ना। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैं वहाँ खड़ी हो गई और मैं सोचने लगी, इफ़ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वॉन्ट द पैकेट कम अंडन, अंडन का मतलब उल्टा हो जाना, निकल पड़ना सामान इसमें से, कि अगर ये ऐसे पकड़ेगा तो ये सामान इसमें से निकल जाएगा, एंड द वड़ई फॉल आउट, और ये वड़ई जो है इसमें से बाहर निकल पड़ेंगी। द एल्डर वॉन्ट वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, है ना। अब जो एल्डर था, वो जो बड़ा व्यक्ति था, वो सीधा उस लैंडलॉर्ड के पास गया, बोर्ड लो, झुक के प्रणाम किया, एंड एक्सटेंडेड द पैकेट, और उसने पैकेट आगे बढ़ा दिया, टूवर्ड्स हिम, उसकी ओर, कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद अदर हैंड, और उसने दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करी, प्रणाम की। द लैंडलॉर्ड ओपनड द पार्सल, उस जमींदार ने वो पार्सल खोला, एंड बिगेन टू ईट द वड़ईस, और उसने वड़ई खाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम, जब मैंने सब देख लिया फिर मैं घर चली गई अंत में। माई एल्डर ब्रदर वाज देयर, मेरे बड़े भैया वहाँ पे थे। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, मैंने उनको ये सब हंसी मजाक की ये सारी बातें बताई कि आज मैंने ऐसे ही बड़ी विचित्र सी चीज़ देखी, है ना, कॉमिक यानी बड़ी हंसी मजाक के तरीके से मैंने उसे बताई। आई फेल अबाउट विद लाफ्टर, मैं जैसे खूब हंस रही थी, बता रही थी उसको, एट द मेमोरी ऑफ ए बिग मैन,
है ना, कि मैंने इस तरह से एक बड़ा आदमी देखा, एंड एन ओल्ड एल्डर एट दैट, और वो बड़ा आदमी था और काफ़ी उम्र का भी था वो, मेकिंग सच ए गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल, कि वो एक पार्सल को, एक छोटे से सामान के थैला को ले जाने में भी गेम बना दिया था उसने, ऐसी हंसी मजाक दिला दी उसने मेरे को। बट अन्नन वाज नॉट अम्यूज्ड, लेकिन मेरी, क्योंकि उस बच्ची को तो हंसी मजाक आ रहा था, खूब मज़ा आ रहा था उसको, तो इसमें उस तो खेल समझ रही थी इसको, लेकिन वो कह रही हैं कि जो मेरे अन्नन थे, मेरे जो भैया थे, उनको इस चीज़ ने प्रसन्न नहीं किया, वो इसको देख के, इसको सुन के नहीं हंसे। अन्नन टोल्ड मी, अन्नन ने मुझे बताया, द मैन वाज नॉट बीइंग फनी, कि वो व्यक्ति जो था वो मजाक नहीं कर रहा था। वैन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट, जब वो इस प्रकार से पकड़ के उस पैकेट को ले जा रहा था तो वो कोई मजाक नहीं बना रहा था, है ना, किसी को हंसाना नहीं चाहता था वो। ही सैड एवरीबडी बिलीव्ड दैट दे वर अपर कास्ट एंड देयर फोर मस्ट नॉट टच अस, है ना। उस ही सैड, मेरे भैया ने मुझे बताया कि ये जो लोग हैं, बड़े लोग जो हैं, बड़ी सवर्ण जातियों के जो लोग हैं, ही सैड एवरीबडी, इनमें से हर व्यक्ति ऐसा सोचता है, दैट देवर अपर कास्ट, कि वो ऊंची जाति के हैं, एंड देयर फोर मस्ट नॉट टच अस, और इसलिए इन्हें हमें क्या नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। इफ़ दे डिड, अगर वो ऐसा करेंगे, दे वुड बी पॉल्यूटेड, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। दैट इज़ वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाई इट स्ट्रिंग, इस वजह से ही उस व्यक्ति ने वो जो पैकेट था वो किससे पकड़ रखा था, स्ट्रिंग से पकड़ रखा था, डोरी से पकड़ रखा था। वेन आई हर्ड दिस, जब मैंने ये बात सुनी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू लाफ एनी मोर, अब मैं बिल्कुल भी हंसना नहीं चाहती थी। एंड आई फेल्ट टेरिबली सैड, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज डिस्गस्टिंग इफ वन ऑफ अस हेल्ड दैट पैकेज इन हिज हैंड्स, even though the vadai had been wrapped first in banana leaf and then parceled in paper। अब वो कह रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकती कि वो लोग इसको इतना घृणित क्यों मानते हैं, वो लोग इसको इतना घृणित, है ना, इसको इतनी घृणा से क्यों देखते हैं। इफ़ वन ऑफ अस, कि हम में से कोई व्यक्ति, हेल्ड द पैकेज इन, हम में से अगर कोई व्यक्ति उस पैकेट को हाथ में अगर उठा ले, है ना, नीचे से पकड़ के हाथ में उठा ले, तो वो इसको इतना घृणित काम क्यों मानते हैं। और यहाँ तक कि जो बड़ाई हैं, पहले तो वो किस में बंधी हुई हैं, बनाना लीफ में बंधी हुई हैं, है ना, केले के पत्ते में बंधी हुई हैं, और ऊपर से उसके ऊपर पार्सल भी कागज़ में भी लिपटी हुई हैं वो, फिर भी वो ऐसा क्यों सोच पाते हैं। आई फेल्ट सो प्रवोक्ड, मैं इतनी ज़्यादा उत्तेजित हो गई, एंड एंग्री, और इतनी ज़्यादा क्रोधित हो गई, दैट आई वांटेड टू टच दोज रेस्ड वडाइज माई सेल्फ, कि मैं खुद उनको छूना चाहती थी, उन वडाइज को, स्ट्रेट अभी अभी तुरंत के तुरंत मैं उनको छूना चाहती थी, कि लो अब इनको बताओ ये कहाँ से अपवित्र हो गई ऐसे। वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, और ये कह रही है कि हम आखिर इन लोगों के लिए ये बेकार करते ही क्यों हैं, है ना, हम क्यों जाएं इनके लिए लेने के लिए सारा सामान। आई वंडर्ड, मैंने सोचा, सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ आवर्स, कि हमारी जो जाति है उसका इतना बड़ा एक व्यक्ति, इतनी उम्र का एक व्यक्ति, गोज़ मीकली, देखो बेचारा कैसे बिल्कुल गाय बन के जा रहा है, टू द शॉप, बाजार जा रहा है, टू फैच स्नैक्स, है ना, खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए, एंड हैंड्स देम ओवर रेवरेंटली, और उनको लाके बड़े श्रद्धापूर्वक उनको थमा रहा है, बोइंग, झुक के प्रणाम कर रहा है, एंड श्रिंकिंग, और एक तरह से सिकुड़ रहा है, टू दिस फेलो, इस व्यक्ति के सामने, हु जस्ट सिट्स देयर, जो कि बस बैठा हुआ है, एंड स्टफ्स देम इनटू हिज माउथ, और अपने गले में से उनको निगल के, पेट मुंह में से निगल के पेट में भर रहा है उनको, बड़ा ही इसको। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी, इस विचार ने ही मुझे क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया। हाउ वाज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देम सेल्व्स, कि ये आखिर लोग अपने बारे में इतना ऊंचा कैसे सोचते हैं। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 कॉइन्स टूगेदर, क्या इसलिए कि 4 पैसे जमा कर लिए हैं इन लोगों ने। डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, कि 4 पैसे इनके पास हो गए हैं तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये मानवता की जो चीज़ें हैं, मानवीय जो भावनाएं हैं, उनको ही भूल जाएं, उनको ही खो दें। बट वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, हम भी तो इंसान हैं। अवर पीपुल शुड नेवर रन दीज पेटी एरेंड्स
फॉर दीज फेलोज। पैटी एरेंट्स का मतलब होता है बेगार के काम, है ना, इस तरह के छोटे छोटे काम भाग के करने जाना। तो ये कह रही हैं कि हमारे जो लोग हैं इनको इस तरह के छोटे छोटे काम भाग के इनके लिए करने ही नहीं चाहिए, इनकी बेगार करनी ही नहीं चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स। मान लिया हमारे पास खेत नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इनके खेतों में काम करें। टेक होम अवर वेजेस। जो भी हमारा मेहनत मजदूरी बनती है, पैसा बनता है, उसको अपने घर ले आएँ एंड लीव इट एट दैट। और बस काम ख़त्म, इनकी बेगार करने की क्या ज़रूरत है। माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भैया, हु वाज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी, जो कि एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज़, वो छुट्टियों पे घर आए हुए थे। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन आवर नेबरिंग विलेज, वो अक्सर एक पास के गांव में एक लाइब्रेरी में किताब लेने के लिए जाते थे। इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक दिन वो अपने घर लौट रहे थे। वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक, है ना, जो एक सिंचाई का तालाब था, उसके किनारे किनारे वो लौट रहे थे। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन, तो लैंडलॉर्ड जो था, जागीरदार जो था, उसका एक आदमी केम अप बिहाइंड हिम, उनके पीछे से आया। ही थॉट माई अन्नन लुक्ड अनफेमिलियर, मुझे उसे लगा कि ये जो मेरे भैया हैं ये बड़े विचित्र लग रहे हैं, क्योंकि वो शहर में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो थोड़ा सा अलग दिखने में लग जाता है। भाई बाहर जाके रहता है तो उनका पहनने खाने पीने का थोड़ा सा, बाल वाल कटवाने का, और ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं, यानी अलग थोड़ा सा दिखने लग जाता है। वो अनफेमिलियर लग रहा था, उसको अलग लग रहा था। एंड सो ही आस्ट, और इसलिए उस जागीरदार के आदमी ने मेरे भैया से पूछा, हु आर यू अप्पा। अब देखो, पहले तो उसको अप्पा बोल रहा है। अप्पा का मतलब होता है एक तरह से फादर को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक तरह से श्रद्धा वाला वो है ना, जैसे सम्मान के साथ किसी को बोलते हैं, बड़े साहब बोल दो। आप कौन हो बड़े साहब? वॉट इज़ यूअर नेम, आपका नाम क्या है? अन्नन टोल्ड हिम हिज नेम, अन्नन ने अपना नाम बता दिया। जैसे ही नाम बताया तुरंत उसके कान खड़े हो गए। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, तुरंत ही दूसरे व्यक्ति ने पूछा, थाम्बी ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव। अब देखो एकदम बदल गया, थाम्बी का मतलब अरे भाई, है ना, उस पर आ गया, तू मैं पे आ गया, अरे भाई तू किस गली में रहता है, क्योंकि उसने नाम बता दिया ना, तो उसको नाम से लगा कि ये नीची जाति का है। फिर भी द पॉइंट ऑफ दिस वाज दैट, इसका मतलब यह था, इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड, अगर उसे ये पता चल जाए कि हम किस गली में रहते हैं, ही वुड नो अवर कास्ट टू, उसे हमारी जाति का भी पता चल जाएगा। इस वजह से वो ऐसा पूछ रहा था। अन्नन टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, मेरे भैया ने मुझे ये सारी बातें बताई। एंड ही एडेड, और उन्होंने ये बात कही मुझसे, ये बात जोड़ी और ये बात कही मुझसे, बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हमारा जन्म इस समुदाय में हुआ है। वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर, हमको कोई सम्मान नहीं दिया गया है, और डिग्निटी, है ना, कोई हमें ना कोई सम्मान दिया गया है, ना ही कोई हमें गौरव प्रदान किया गया है, ना ही कोई रिस्पेक्ट दी गई है, मान दिया गया है। वी आर स्ट्राइव्ड ऑफ ऑल दैट, हमको इन सब से वंचित रखा गया है, मान सम्मान, है ना। बट इफ़ वी स्टडी, लेकिन अगर हम पढ़ाई करेंगे, एंड मेक प्रोग्रेस, और उन्नति करेंगे, वी कैन थ्रो अवे दीज इंडिग्निटीज़, तो हम इन अपमानों को दूर फेंक देंगे। इसलिए मेरे भैया ने कहा मुझसे, सो स्टडी विद केयर, इसलिए ध्यान से पढ़ो। लर्न ऑल यू कैन, वो सब चीज़ें सीखो जो तुम सीख सकती हो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन यूर लेसन्स, अगर तुम अपने लेसन्स में, अपनी पढ़ाई में अन्य बच्चों से आगे रहोगी, पीपुल विल कम टू यू, लोग तुम्हारे पास आएंगे, ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, अपने आप स्वेच्छा से आएंगे, एंड अटैच दैम सेल्व्स टू यू, और स्वयं को खुद वो आगे से पेशकश करेंगे तुमसे दोस्ती की। वर्क हार्ड एंड लर्न, खूब सारी मेहनत करो और खूब सारा सीखो। द वर्ड्स दैट अन्नन स्पोक टू मी, जिन शब्दों को अन्नन ने मुझे उस दिन कहा था, दैट डे मेड ए वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला। एंड आई स्टडीड हार्ड, और मैंने बहुत कठिन मेहनत की। विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग, मैंने पूरी तन मन लगन से मैंने बहुत मेहनत की। इन ए फ्रेंजी ऑलमोस्ट, यहाँ तक कि एक तरह से मेरे ऊपर पागलपन सवार हो गया था। एज अन्नन हैड अर्ज्ड, जैसा कि अन्नन ने कहा था,
आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं मेरी क्लास के अंदर फर्स्ट आई, एंड बिकॉज ऑफ दैट, और उसके कारण मैनी पीपुल बिकेम माई फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेरे क्या बन गए, दोस्त बन गए। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ बेटा आपको, है ना, कि देखो मैंने अपने बचपन से ही दोनों तरह की चीज़ें देखी हैं, है ना। जब मैं छोटा था तो मैं खुद देखता था मेरे गांव के अंदर कि जो दलित होते थे, है ना, उन पर सवर्णों के द्वारा अत्याचार तो खैर नहीं कह सकते उसको, अब कहने को तो कह भी सकते हो आप, देखो, है ना, अत्याचार मतलब ऐसे नहीं वही फिजिकली उनको कोई टॉर्चर करते थे, ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे उनके साथ घुलना मिलना नहीं, है ना, उनसे दूर रहना, ये चीज़ें तो ये अपमान तो है ही भाई, है ना। लेकिन बच्चों अब देखो कि धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ बेटा, इन 30-40 वर्षों में, है ना, शहरों के अंदर से तो ये चीज़ें गायब ही हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट गायब हो चुकी हैं, गांव भी बहुत ज़्यादा लिबरल हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब होता क्या है बेटा कि जो पढ़ लिख जाते हैं, दलित परिवारों के जो लोग पढ़ लिख जाते हैं ना, वो अभी उसी चीज़ का राग अलापते रहते हैं कि हमारे साथ ये शोषण हुआ, हमारे साथ वो हुआ, और उल्टा वो जहर भरते रहते हैं, सामाजिक विद्वेष जो है ना उसको फैलाने के लिए वो एक तरह से चिंगारी का काम करते हैं। अरे भाई, पहले वो थे पुरखे समझदार नहीं थे, है ना, और उसका फल भुगता उन्होंने, ठीक है ना। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ये जो बंधन है ये बहुत ढीले हो गए हैं, और कहीं कोई छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं हमें उनका विरोध करना चाहिए, लेकिन ये तो अच्छी बात थोड़ी है कि हम बस एक दो घटनाएं जो होती हैं उनको लेके ही इसको सामान्य बना दें कि नहीं अभी भी कुछ नहीं बदला है, और बस घृणा पाल के बैठे रहें हम, ठीक है ना। तो बेटा ये थोड़ा सा जो है ना दोनों तरफ से समझने की ज़रूरत है। जो सवर्ण लोग हैं, देखो हमारे देश जो है ना इसीलिए प्रगति नहीं कर पाया कि हम हमारे जो दलित भाई हैं उनको साथ लेके नहीं चले, है ना। तो ये दोनों तरफ से ही लोगों को समझना पड़ेगा। जो सवर्ण लोग हैं जब तक वो दिल से नहीं अपनाएंगे, है ना, सम्मान जो है ना जो होता है, जो अपनी बिरादरी के लोगों को, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, उच्च वर्ण के जो लोग होते हैं, अपनी बिरादरी के लोगों को जो सम्मान देते हैं, वो वही सम्मान वो जब तक दलित लोगों के लिए दिल से नहीं देना शुरू करेंगे तब तक जो सामाजिक सद्भाव है वो कैसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। देखो दोनों को सुधरने की ज़रूरत है ना। और दूसरी तरफ जो दलित भाई लोग हैं जो पढ़ लिख गए, बेचारा जो वैसे गरीब है वो तो उनके मन में इतना नहीं है, लेकिन जो पढ़ लिख जाते हैं, नौकरी लग जाती है, वो बड़ी गांठ बांध के बैठ जाते हैं, और उनका एक सूत्री कार्यक्रम होता है कि बस जो है ना घृणा फैलाना कि इन सवर्णों ने हमारे साथ ये अत्याचार किए, वो अत्याचार किए, मतलब जहर भरने वाली बात हो गई। तो देखो वो भी गलत है ना। तो मैं दोनों तरफ से कह रहा हूँ कि हमको दोनों तरफ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सवर्णों को भी पूरे दिल से, श्रद्धा से, है ना, अपने खुले मन से उन्हें स्वीकारना होगा, है ना। और दूसरी ओर जो पढ़े लिखे जो दलित भाई लोग हैं उन्हें भी ये बात माननी पड़ेगी कि भाई पहले से बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कम हो गई हैं, और जो थोड़ी बहुत मात्रा में कहीं रह गई हैं, मूर्ख लोगों की वजह से रह रही हैं वो भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी, है ना। प्रेम के बल से ये चीज़ें समाप्त हो सकती हैं। हम घृणा पाल के बैठ जाएं तो घृणा से तो घृणा ही बढ़ेगी भाई, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये एक छोटी सी बात मैं आप सबके साथ साझा करना चाह रहा था, है ना। देखो हमारा देश जो है ना, हिंदुस्तान ऐसे ही आगे बढ़ेगा जब हम सब हमने देखो बेटा बहुत ज़्यादा दुख पाए हैं, है ना। ये जो जातियां हैं इनकी वजह से हम इतना आगे नहीं बढ़ पाए, दूसरे देश कितना आगे बढ़ गए, है ना। क्योंकि जब इतनी सारी आबादी जो है वो देश की ऐसे रहेगी तो कैसे प्रगति कर सकते हैं हम, है ना। और ये है वाकई में है, अभी भी कुछ लोगों का माइंडसेट नहीं बदला है ना। कुछ सवर्ण हैं, ये दोषी वो भी हैं। जिस तरह से पढ़े लिखे दलितों को मैं दोषी कह रहा हूँ, वैसे ही जो सवर्ण हैं कुछ बहुत सारे हैं अभी भी, है ना। कुछ कह सकते हैं, बहुत कह सकते हैं उनको, लेकिन वो इंसान नहीं है दरअसल, वो ज़बरदस्ती उसको टांग के बैठे हुए हैं अभी भी उस जातीय जो स्वाभिमान है उसको। अरे भाई काई का ये जाति, सब इंसान इंसान होता है भाई, इंसान से प्रेम नहीं करेंगे तो ये, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें सबको समझने की ज़रूरत है, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो बेटा इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़्यादा खुश रहें। गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।